हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पाचन कैसे होता है हमारे आमाशय में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और आमाशय में पाचन की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। हम लोगों ने आमाशय के बारे में पढ़ लिया है। ये हम लोगों ने आमाशय के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो है वो है छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन। जो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा, हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा छोटी आंत व बड़ी आंत में पाचन। तो आज हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है, कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, यकृत से कौन सा जूस निकलता है, कौन सा रस निकलता है, वो हम लोग देखेंगे। और ये हम लोग का यहाँ पे जो अपेंडिक्स पाई जाती है वो किस स्थान पे पाई जाती है वो हम लोग देखेंगे। जो छोटी आंत है वो कितने भागों में डिवाइड रहती है, बड़ी आंत कितने भागों में डिवाइड रहती है, कितने भाग होते हैं, वो सब हम लोग आज छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में डीप स्टडी करने वाले हैं। तो जो आज हम लोग का टॉपिक है छोटी आंत व बड़ी आंत के पाचन। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो छोटी आंत है उसके तीन भाग होते हैं। यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग होता है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं डिओडेनम। फर्स्ट है डिओडेनम। ये वाला भाग जो है इतना, इसको बोलते हैं डिओडेनम। और फिर यहाँ से ये यहाँ तक वाला भाग, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं जेजुनम। सेकंड है जेजुनम। यहाँ से यहाँ तक डिओडेनम, यहाँ से यहाँ तक जेजुनम। और जो यहाँ से ये यहाँ से और ये यहाँ तक वाला, ये यहाँ से यहाँ तक वाला भाग को बोलते हैं इलियम। हम लोग का थर्ड भाग हो गया इलियम। ये हम लोग के छोटे आते तीन भाग होते हैं, जेजुनम, सॉरी डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो भाग होता है ये अमाशय से निकला हुआ, जैसे ही अमाशय खत्म होता है अमाशय और उसके बाद जो नई निकली होती है, ये यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो होती है डिओडेनम। और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जेजुनम। और फिर जो सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इलियम। तो आइए देखते हैं कि अब क्रियाविधि। तो हम लोग छोटी आंत के बारे में पहले देख लेते हैं। मैं इसको आपसे थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ये हम लोग का था छोटी आंत, ये था हम लोग का बड़ी आंत। देखिए अब क्या होता है कि यकृत से नोट करके लिख लीजिए, यकृत से बाइल जूस का निर्माण होता है। बाइल जूस मतलब होता है कि पित्त रस का निर्माण होता है। तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। अब बाइल जूस का निर्माण यहाँ पे यकृत में हो रहा है, तो एक नलिका युक्त संरचना होती है जिस नलिका के माध्यम से जो ये बाइल जूस है वो कहाँ एंटर करता है? डिओडेनम में। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यकृत से निकलने वाला पित्त रस छोटी आंत के किस भाग में प्रवेश करता है, तो कौन सा होगा? डिओडेनम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पित्त रस छोटी आंत के डिओडेनम में नलिका के माध्यम से प्रवेश करता है। समझ में आया कि यहाँ से ये जो डिओडेनम वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाइल जूस इंटर करता है, पित्त रस इंटर करता है। तो अब ये जो पित्त रस है, पित्त रस का काम क्या होता है? ये जो पित्त रस होता है, पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो पित्त रस होता है इसमें एंजाइम नहीं होता। तो फिर इसका कार्य क्या होता है? जो पित्त रस होता है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है। ये क्या करता है कि वसा को जल में घुलनशील बनाता है।
वसा को जल में घुलनशील बनाता है। पितरस क्या है, वसा को जल में घुलनशील बनाता है। नॉर्मल कंडीशन में वसा का पाचन हो ही नहीं सकता। यदि वसा जल में अगर घुलनशील ना हो तो नॉर्मल कंडीशन में पाचन हो ही नहीं पाएगा। वसा को बिना पाचन हुए, बिना डाइजेस्ट हुए वो हम लोग के शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये पितरस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? वसा को क्या करता है कि ये जल में घुलनशील बनाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वसा जो होती है हमारे जल में घुलनशील हो जाती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अब क्या होता है, अमाशय से भी एक रस निकलते हैं, 3 प्रकार के। अमाशयी रस जिसे बोलते हैं, अमाशय से निकलने वाले रस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अमाशय से निकलने वाले अमाशयी रस। अब अमाशय से भी 3 प्रकार के जो अमाशयी रस होते हैं वो 3 प्रकार के निकलते हैं। अमाशयी रस का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं होता। ये क्या करता है, कि अमाशय से जो भी रस निकलते हैं वो भी क्या करते हैं, डिओडेनम वाले भाग में इंटर करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाशय से निकलने वाले रस, अमाशयी रस डिओडेनम में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे प्रवेश करते हैं, तो जो अमाशय से जो निकलने वाले रस है वो कहाँ प्रवेश करते हैं, डिओडेनम, ये वाले भाग में प्रवेश करते हैं। और यहीं पे जो अभी मैं बताऊंगा 3 प्रकार के अमाशयी रस निकलते हैं, उनके माध्यम से जो पाचन होता है वो केवल इस हिस्से में होता है। तो पहला क्या है, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है कि ये यहाँ पे मैं इसको ये आहार नाल को मैं मिटा देता हूँ। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन कर देता है। प्रोटीन का पाचन कर देता है। प्रोटीन किसमें बदल जाता है, पेप्टोन में। प्रोटीन किसमें बदल जाता है, पेप्टोन में। फिर ट्रिप्सिन के बाद आता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, ये भी एंजाइम है जिस कारण से यहाँ पे पाचन हो रहा है। एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एंड थर्ड, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, अब आया लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, तो लाइपेज यहाँ पे वसा का पाचन करता है। समझ में आया। यहाँ पे अमाशय से निकलने वाले अमाशयी रस कितने प्रकार से होते हैं, ये 3 प्रकार के जो होते हैं अमाशयी रस होते हैं। ये अमाशयी रस क्या होते हैं कि एंजाइम होते हैं। ये अमाशयी रस जो होते हैं ये एंजाइम होते हैं। तो जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन करता है, तो वो कहता है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। फिर आया सेकंड एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर आया लाइपेज। लाइपेज क्या करता है कि वसा का पाचन करता है। तो आई होप आपको ये चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। छोटी आंत से 3 प्रकार के छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 हिस्से हो गए। उसके बाद जो है यहाँ से यकृत से बाइल जूस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है, यकृत में होता है पित्तरस का निर्माण। तो पित्तरस क्या करता है कि छोटी आंत के डिओडेनम में यहाँ पे पित्तरस यहाँ पे एंटर करता है, और साथ में ये 3 प्रकार के जो अमाशयी रस है वो साथ में एंटर करते हैं और हमारी छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। तो पित्तरस का काम क्या होता है कि वसा को जल में घुलनशील बनाता है। जो वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया कहलाती है उसको बोलते हैं पायसीकरण। यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, वसा को जल में घुलनशील बनाने की क्रिया
पाइसीकरण कहलाती है। वसा को जल में घुलनशील बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाइसीकरण कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर पूछ लिया कि एमाइलेज से कौन कौन से एंजाइम, सॉरी अमासे से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। और यदि ये पूछा कि छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट में रहती है छोटी आंत, तो आपको ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि पीसीएस में ज्यादा डीप तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, नॉर्मली जनरली क्या होता है, जनरल जनरल सामान्य क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो छोटी आंत और अमाशय से निकलने वाले जो 3 प्रकार के जो अमाशयी रस है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस ये पूरी चीज को आप लोग एक बार पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि डिओडेनम में डिओडेनम हम लोगों ने देखा कि डिओडेनम वाले हिस्से में ये जो हमारा अमाशय से निकले एक नली के माध्यम से क्या होता है, अमाशय के बाद हमारी छोटी आंत की शुरुआत हो जाती है। तो ये अमाशय का ये हिस्सा, और यहाँ पे क्या होता है, डिओडेनम। अब डिओडेनम में क्या क्या इंटर करता है, किसका किसका पाचन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि पित्तरस के माध्यम से क्या होता है, वसा जल में घुलनशील बन जाता है। तो कहाँ कौन से वाले हिस्से में बनता है, वो ये इसी हिस्से में बनता है जिसे डिओडेनम बोलते हैं। और सेकंड चीज कि हमने बताया कि जो अमाशयी जो रस होते हैं वो कहाँ इंटर करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं। अमाशय के जो 3 प्रकार बताया, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन। तो जो डिओडेनम में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन किसमें बदलता है, पेट्रोल में बदलता है। सेकंड चीज मैंने बताया था कि उसमें एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हो गया। अब लाइपेज किसका पाचन करता है, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा। अब देखिए, वसा का पाचन लाइपेज तभी कर पा रहा है जब पित्तरस क्या होता है, पित्तरस क्या कर रहा है, वसा को जल में घुलनशील बना रहा है। जैसे पित्तरस वसा को जल में घुलनशील बनाता है, वसा में घुलनशील होने के बाद फिर क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का डिओडेनम का जो पार्ट है, डिओडेनम, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किस में आते हैं, जेजुनम में और इलियम में। तो हम लोग किसमें एंटर करेंगे, ये वाले से, ये पूरे हिस्से में जहाँ पे भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का 100% पाचन हो जाता है। तो आइए हम लोग इंटर करते हैं। ये डिओडेनम में हो गया, डिओडेनम हम लोग कर लिए है। अब जेजुनम और इलियम। जेजुनम एंड इलियम में पाचन। जेजुनम और इलियम से निकलने वाले एंजाइम। अब जेजुनम और इलियम से भी एंजाइम का स्राव होता है। कौन कौन सा होता है, अब देख लीजिए। पहला होता है इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या करता है, देखिए साथ में हम लोग अच्छे से देख लेता हूँ। इरिप्सिन क्या करता है, इरिप्सिन का पाचन, इरिप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है छोटी आंत में, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमारे जो भी हम ले रहे हैं भोजन के माध्यम से, 100% जो पाचन है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट है। तो क्या होता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में बदल जाता है। मतलब प्रोटीन क्या होता है, उसका पूर्ण पाचन होने के बाद क्या होता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? तो इरिप्सिन का कार्य हम लोगों ने देखा, इरिप्सिन एक प्रकार का है एंजाइम है। तो इरिप्सिन के माध्यम से क्या होता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अब सेकंड आते हैं लाइपेज। लाइपेज आपने देखा था कि लाइपेज यहाँ पे भी पाया जा रहा है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी लाइपेज के माध्यम से वसा पाचन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट में अपने नहीं पहुंच पाता, 100% पाचन नहीं हो पाता, आंशिक पाचन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, छोटे आंत में जो लाइपेज है, छोटी आंत में जो लाइपेज का जो स्त्रावण हो रहा है जियोजेनम व इलियम में, जेजुनम व इलियम में, तो जेजुनम और इलियम में क्या होता है कि 100% पाचन हो जाता है। तो लाइपेज में क्या होता है, लाइपेज के माध्यम से आता है कि वसा जो है तो क्या होता है, फैटी एसिड में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाता है। लाइपेज क्या होता है कि लाइपेज के माध्यम से वसा का फैटी एसिड में परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं अपन थर्ड, सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या होता है कि सुक्रोज जो है गन्ने में पाई जाने वाली एक शर्करा होती है। देख लेता हूँ यहाँ पे पूछा जाता है कि गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो ये सब चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज क्या होता है, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा होती है। यहाँ पर क्या होता है, सेल्यूलोज जो होता है, ये सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज क्या होता है कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर होती है, यहाँ पे शर्करा होती है, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज, सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब सुक्रोज के बाद आते हैं माल्टोज। अब माल्टोज जो है वो अनाज, मैं इसको माल्टोज क्या है कि माल्टोज जो है अनाज में पाई जाने वाली शर्करा है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, अनाज में पाई जाने वाली शर्करा है, अनाज में पाई जाने वाली क्या है, शर्करा है। माल्टोज क्या है, अनाज में पाई जाने वाली एक शर्करा है। तो यहाँ पे क्या होता है, माल्टोज का क्या होता है, माल्टोज जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा इरिप्सिन का क्या कार्य है, लाइपेज का क्या कार्य है, सुक्रोज का क्या कार्य है, और माल्टोज का क्या कार्य है। तो आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम लोग लैक्टोज। बताना है कि डब्बा निकालने के लिए। अब फिफ्थ अपना लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, लैक्टोज, जहां भी लैक्टोज का मतलब आ जाए तो आप उसका सीधा संपर्क समझिएगा दूध से। दूध में पाए जाने वाली एक शर्करा होती है लैक्टोज। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, जो यहाँ पे क्या होता है कि लैक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जेजुनम व इलियम में भोजन का पाचन। तो पहला था इरिप्सिन। इरिप्सिन के माध्यम से क्या, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में बदल रहा है। लाइपेज क्या कर रहा है, वसा को फैटी एसिड में बदल दे रहा है।
सुक्रोज क्या कर रहा है, गन्ने में पाई जाने वाली सुक्रोज को ग्लूकोज में ये पूरे एंजाइम है, जो इलिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब क्या है, एंजाइम है। लिख देता हूँ मैं एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है सब। 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जजिनोम व इलियम से स्रावित होने वाले एंजाइम की संख्या कितनी है, 5। इरिप्सिन, लाइपेज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो हम लोगों ने 5 प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं उसके बारे में देख लिया है, और क्या क्या कार्य है, किसमें किसमें बदलता है, इरिप्सिन किसका पाचन कर रहा है, लाइपेज किसका पाचन कर रहा है, सुक्रोज किसका पाचन कर रहा है, माल्टोज किसका पाचन कर रहा है, लैक्टोज किसका पाचन कर रहा है, हम लोगों ने पूरी डिटेल देखी है। अब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हम लोग बड़ी आंत में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोगों ने छोटी आंत में पूरा पाचन, अब यहाँ पे छोटी आंत में क्या होता है, 100% भोजन का पाचन हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। अब पाचन तो हो गया, लेकिन जो पाचन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना हमारा, क्या बना, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड बना, फैटी एसिड बना, और अन्य प्रकार के जो प्रोटीन्स और विटामिन जो हम लोग भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उनका अवशोषण कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, देखिए जो भोजन का जो अवशोषण है, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ही दे देते हैं इसको। भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण हम लोग का टॉपिक है। अब देखिए जो भोजन का जो अवशोषण है, मतलब भोजन इन द सेंस, मतलब जो हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो हम लोग जल पी रहे हैं या दवाई मेडिसिन, जो हम लोग जो कुछ भी हम लोग तो उसका अवशोषण कैसे होता है। तो देखिए अवशोषण की क्रिया, अवशोषण की क्रिया आमाशय से ही प्रारंभ हो जाती है। अब बात है कि आमाशय में किसका किसका अवशोषण होता है। तो पहला दवाई मेडिसिन, जो हम लोग जो दवाई मेडिसिन जो कुछ भी खाते हैं। दूसरा एल्कोहल, तीसरा पानी, चौथा विटामिन। इन 4 चीजों का अवशोषण कहाँ पे होता है, इन चारों चीजों का अवशोषण जो होता है हमारे आमाशय में होता है। आमाशय में इन चारों चीजों का अवशोषण होता है। अब बात है कि आमाशय में अवशोषण कैसे होता है। तो क्या होता है कि हमारे आमाशय में छोटे छोटे क्या होते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां। तो अवशोषण कैसे होता है आमाशय में, तो रसांकुर के माध्यम से, रसांकुर के माध्यम से आमाशय में पाचन होता है। इसको आप लोग देख लीजिए कि आमाशय में जो अवशोषण होता है वो किसका होता है, दवाई मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं। दूसरा क्या है, एल्कोहल। थर्ड है पानी, जो हम लोग पानी पीते हैं। और चौथा है विटामिन। इन 4 चीजों का अवशोषण होता है। अवशोषण कैसे होगा, डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। तो क्या होता है, छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां होती हैं, एकदम छोटी छोटी होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रसांकुर। इन रसांकुर के माध्यम से भोजन का अवशोषण होता है। अब आमाशय में तो हम लोगों ने देख लिया। अब आमाशय के बाद कहाँ होता है भोजन का अवशोषण, अब होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण। तो अब मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि छोटी आंत में क्या है, फैटी एसिड रहता है।
फैटी एसिड। सेकंड बताया मैंने अमीनो एसिड। और थर्ड बताया ग्लूकोज। इन सभी का पाचन हो रहा था और फाइनल प्रोडक्ट यही बन रहा था। फैटी एसिड जो बनेगा वो बनेगा वसा से, अमीनो एसिड जो बनेगा वो बनेगा प्रोटीन से, और ग्लूकोज किससे बनेगा? तो ग्लूकोज जो बनता है सुक्रोज, माल्टोज, जितनी प्रकार की शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। तो ये सबका हम लोग पाचन के माध्यम से लास्ट प्रोडक्ट ये बनता है। तो इनका पाचन कहाँ पे होता है? तो इनका पाचन होता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में इनका पाचन होता है, प्लस साथ में किसका पाचन होता है? वसा। वसा का पाचन होता है। फाइनल प्रोडक्ट जो वसा का बनता है वो फैटी एसिड बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैटी एसिड। ठीक। तो क्या होता है कि फैटी एसिड जो होता है, इसके जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, फैटी एसिड के अणु, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, अणु क्या होता है? बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो जो इनका अवशोषण है वो रसांकुर, मतलब रसांकुर, तो रसांकुर छोटे आंत में भी पाए जाते हैं। छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां जो होती है उन्हीं को रसांकुर बोला जाता है। तो रसांकुर तो हर जगह पाई जाती है। तो अमाशय में भी रसांकुर पाई जाती है। छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां को ही रसांकुर कहा जाता है। तो अब जो फैटी एसिड के जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो क्या होते हैं? थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो इनका जो अवशोषण है वो रसांकुर के माध्यम से नहीं होता। तो फिर किसके माध्यम से होता है? जो फैटी एसिड के जो अणु है, फैटी एसिड का जो अवशोषण है, यहाँ पे के अणु बड़े होते हैं, जिसके कारण इनका अवशोषण किसके माध्यम से होता है? लसिका के माध्यम से होता है। लसिका के माध्यम से होता है। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि छोटी आंत में किसका किसका पाचन होता है। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैटी एसिड का पाचन कहाँ पे होता है। क्वेश्चन आया भी हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यदि सॉल्व करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ग्लूकोज के क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इसका पाचन होता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। फैटी एसिड की क्या होते हैं? फैटी एसिड के जो अणु है वो बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण से उनका जो अवशोषण है वो क्या होता है? रसांकुर के माध्यम से नहीं होता। तो किसके माध्यम से होता है? फिर लसिका। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। इसको ध्यान में रखिएगा कि फैटी एसिड का अवशोषण छोटी आंत में किसके माध्यम से होता है? लसिका के माध्यम से होता है। बाकी जो अमीनो एसिड और ये ग्लूकोज है, और इसका अवशोषण किसके माध्यम से होता है? तो रसांकुर के ही माध्यम से, रसांकुर के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का छोटी आंत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। छोटी आंत में 100% पाचन हो जाता है और 100% अवशोषण हो जाता है। मतलब कि पाचन जो होता है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाता है छोटी आंत में, और जो पाचन हो जाता है अवशोषण भी 100% हो जाता है। तो अब हम लोग मूव करते हैं बड़ी आंत पे। तो हम लोगों ने बताया कि जैसे छोटी आंत में पूरा 100% क्या होता है? अवशोषण हो जाता है और 100% पाचन भी हो जाता है। तो बड़ी आंत का फिर काम क्या होता है? बड़ी आंत का तो काम होना नहीं चाहिए। तो फिर बड़ी आंत का भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होता है कि जब हम लोग का भोजन का जब पाचन होता है, तो जो छोटी आंत में जो भोजन होता है, छोटी आंत में जो भोजन का जो पाचन होता है, तो क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। तो जो छोटी आंत से पाचन के दौरान, छोटी आंत से क्या है? पाचन के दौरान उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। अब देखिए, छोटी आंत से 100% पाचन हो गया। छोटी आंत से पाचन होने के बाद क्या निकला? उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। तो अब इन उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है? इन उत्सर्जी पदार्थ में 70 से 80% जल की मात्रा होती है।
क्या होता है कि जो उत्सर्जित पदार्थ हमारे निकले छोटी आंत से पाचन होने के बाद पश्चात, तो 70 से 80% जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, जल की होती है। तो यदि हम इसको डायरेक्ट यदि बड़ी आंत में यदि ना भेजा और डायरेक्ट शरीर से निकल गया तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जल की कमी हमेशा लगेगी, जल की कमी होने लगेगी, हमेशा प्यास लगेगी। तो ये बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत का काम ही यही होता है कि पाचन के दौरान निर्मित उत्सर्जित पदार्थों में पाचन के दौरान निर्मित उत्सर्जित पदार्थों में जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है। तो समझ में आया होगा कि बड़ी आंत का यहाँ पे काम क्या है कि पाचन के दौरान जो भी उत्सर्जित पदार्थ निकल रहे हैं, उत्सर्जित पदार्थ में क्या होता है, जल की मात्रा 70 से 80% होती है, और जो तो क्या करता है, ये बड़ी आंत क्या करता है, इस 70 से 80% जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। लगभग 70 से 75% जो जल का है अवशोषण क्या कर लेता है, बड़ी आंत कर लेता है। ठीक है, बड़ी आंत क्या करता है, 70 से 80% जल की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। अब देखिए बड़ी आंत के, मैंने आपको बताया नहीं, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला है सीकम, ठीक, सीकम। दूसरा है कोलम और थर्ड है रेक्टम। ये 3 भाग होते हैं। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए ये देखिए मैं यहाँ पे बनाया था अभी, ये हमारा एनस है, ये हमारी छोटी आंत है, ये और ऐसी ऐसे क्या होती है, ये छोटी आंत है हमारी, और ये वाली जो है ये क्या है, बड़ी आंत है। तो मैं देखता हूँ, देखिए क्या होगा। ये हमारा क्या है, एनस है, और ये है हमारी छोटी आंत। आगे चल के किसमें मिल जाती है, बड़ी आंत में। ये हमारी छोटी आंत। ठीक है, देखिए जो मैंने बताया था, ये जो छोटी आंत का डिओडेनम वाला है, सॉरी ये यहाँ से जो निकलता है, ये अमाशय से जो आती है नलिका, इसको बोलते हैं डिओडेनम। ये है हमारा जेजुनम, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये यहाँ तक, इसको बोलते हैं इलियम। तो क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। तो जिस स्थान पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है वहां पे एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, अल्सर। क्या बोलते हैं, अल्सर। तो यहाँ पे कौन कौन सा भाग मिलता है, तो अल्सर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलियम और सीटम कहाँ मिलते हैं, इलियम और सीटम के जहां मिलते हैं वहां अल्सर, अरे सॉरी अल्सर नहीं, वहां क्या है, अपेंडिक्स। अल्सर तो पेट में होता है, अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स होती है, ग्रंथि होती है अपेंडिक्स, वहां अपेंडिक्स ग्रंथि पाई जाती है। ये यूपीएससी में 2008 या 10 के आसपास, यूपीएससी 2000 या 2008 या 9 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या था कि इलियम और सीकम कहाँ, इलियम और सीकम जहाँ पे मिलते हैं वहां पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो आप जनरली अब सीधा सा क्वेश्चन है,
आप उसका आंसर कर जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अपेंडिक्स। तो ये रहा हम लोग के, ये हम लोग की कंप्लीट स्टडी हो गई है। बड़ी आंत के बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है। बड़ी आंत के लिए बस इतना ही सफिशियंट है कि 3 हिस्से पाए जाते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो ये यहाँ पे जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है सीकम। फिर यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ ये सीकम होता है, ये कोलन होता है, और ये जो पूरा होता है ये कौन सा होता है? रेक्टम होता है। तो आई होप आपको छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। छोटी आंत का क्या काम है, बड़ी आंत का क्या काम है, छोटी आंत में क्या प्रोसेस होता है, बड़ी आंत में क्या प्रोसेस होता है। छोटी आंत में क्या होता है कि भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। तो आई होप ये आपको पूरी चीजें समझ में आई होगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग का टॉपिक जो था छोटी आंत और बड़ी आंत, ये आज कंप्लीट हो गया है। तो जो हम लोग का अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा यकृत के बारे में। यकृत के बारे में हम लोग ने केवल यही पढ़ा है आज कि यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। हम लोग कल के लेक्चर में यकृत के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे, कैसे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का निर्माण होता है, आरबीसी के विघटन के पश्चात कैसे आरबीसी के विघटन के पश्चात बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का निर्माण होता है, कैसे जब लीवर में इन्फेक्शन होता है तो कैसे पीलिया नामक रोग हो जाता है जब हमारे रक्त में बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन मिल जाते हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट स्टडी करने वाले यकृत के बारे में। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हमारे चैनल को, एकेएस एकेडमी के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ओके, थैंक यू।